जय हिंद। स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 12 यानी कि इंटरमीडिएट के छात्रों के बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए आपके हिंदी कोर विषय से VVS सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर लेकर के आया हूं, जिसमें अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर है। और दोस्तों इस वीडियो से पहले मैंने आपके लिए VVS ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के सेट को भी इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है, उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो के बाद आपका जो अभिव्यक्ति और माध्यम वाले प्रश्न है तो उसके उत्तर को भी अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें दिए गए आपके जो VVS सब्जेक्टिव प्रश्न यानी कि अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो उसके उत्तर को हम लोग एक एक करके देखते हैं। और दोस्तों इसमें सबसे पहले आपका दिया गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और यहाँ पर आपके लिए कुल मिलाकर के 8 अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में केवल 6 प्रश्नों का ही उत्तर लिखना। 6वां प्रश्न आपका 2-2 नंबर का होगा, यानी कि सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करने पर आप लोगों को पूरा का पूरा 12 नंबर मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर आपका पहला जो प्रश्न पूछा गया 31वां प्रश्न, यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं सीरियल नंबर 31 है। इससे पहले सीरियल नंबर 1 से लेकर के 30 तक आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, इसके बाद 31 से लेकर के 52 तक सब्जेक्टिव रहेगा। तो यहाँ पर आपका जो 31वां प्रश्न पूछा गया हुआ है कि जहां पर दान रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है कि जहां पर दान रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि दान ज्ञाताओं, बुद्धिमान अथवा प्रबुद्ध का द्योतक है और नादान उसके ठीक विपरीत है, अर्थात अज्ञानी, बुद्ध आदि। आगे लिखना कि संसार में एक सा कुछ भी नहीं है और सर्वत्र विषमता है। संसार की उत्पत्ति प्रकृति और पुरुष 2 विरोधी तत्वों के माध्यम से हुई है, और इसी प्रकार जहां सुख है वहां दुख भी रहेगा। आगे लिखना है कि यही स्थिति नादान और ज्ञात की भी है। आगे लिखा हुआ है कि संसार में सभी प्रकार के प्राणी रहते हैं, ज्ञानी, अज्ञानी, बुद्धिमान और बुद्ध, यही तो संसार है जहां एक रास्ता नहीं है, दोनों रहते हैं, घुले मिले रहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देखा, जिसमें पूछा गया था कि जहां पर दान रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया हुआ है कि भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। ये जो प्रश्न पूछा गया कि भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है, तो इसका जो उत्तर होगा कि भावों की वाहक भाषा ही है। प्रत्येक शब्द का एक अर्थ होता है और अनेक शब्दों के पर्याय भी होते हैं, और सही बात जब सही शब्द से जुड़ जाती है तो स्वतः वह बात कविता बन जाती है। आगे इसमें दिया गया कि साथ ही अच्छी कविता बन जाती है, और सही बात को सही शब्द से जोड़ना श्रम साध्य नहीं है, बड़ी सहूलियत का काम है। आगे लिखना है कि अर्थात उपर्युक्त शब्दों का चयन अपेक्षाकृत आसान है और उनके माध्यम से बात कहना भी बड़ा आसान है, और उसके लिए कोई अतिरिक्त श्रम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देखा, जिसमें पूछा गया था कि भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है, तो इसका यही उत्तर है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न है कि शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के आगमन को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा गया है। ये जो प्रश्न पूछा गया कि शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के आगमन को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा गया है, तो इसका उत्तर होगा कि करुण रस का अस्थाई भाव है शोक और वीर रस का अस्थाई भाव है उत्साह। राम का विलाप करुण रस का वातावरण उत्पन्न कर रहा था, और राम ही नहीं सारे वानर भी, हम लोग आगे बढ़ें तो सारे वानर भी व्याकुल हो उठे थे और चारों ओर पीड़ा, दुख, करुणा का साम्राज्य छा गया था। और उसी समय हनुमान का आगमन हुआ, जिसने यह विश्वास दिला दिया कि संजीवनी बूटी आ गई है और लक्ष्मण की मूर्छा अब भंग हो जाएगी। आगे है तो स्वाभाविक था निष्क्रिय व्यक्तियों के मन में उत्साह जाग उठा और आशा जाग उठी, जिससे उत्साह और पुष्ट हो उठा तथा मुझे चेहरों पर वीर रस छा गया। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न में देखा, जिसमें पूछा गया था कि शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के आगमन को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा गया है। यानी कि जब लक्ष्मण मूर्छित होकर के पड़े थे, जो बेहोश थे, तो उस समय हनुमान जब जो है संजीवनी बूटी का जो पहाड़ है उसको उठा करके ले आए थे, तो वहां पर कैसा माहौल उत्पन्न हो गया था, तो उसको यहाँ पर हम लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से देखा।
इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि तुलसीदास अथवा महादेवी वर्मा की किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखिए। यहाँ पर दिया गया तुलसीदास अथवा महादेवी वर्मा के दो रचनाओं का नाम पूछा गया है, तो हमने यहाँ पर आपके सुविधा के लिए दोनों के दो दो रचनाओं का नाम लिखा है। आप लोग किसी एक का भी लिखिएगा फिर भी आप लोग को 2 नंबर मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो दिया गया सबसे पहले तुलसीदास के दो रचनाओं के नाम, जिसमें एक है रामचरितमानस, दूसरा है कवितावली, और इसके बाद है महादेवी वर्मा के दो रचनाओं के नाम, जिसमें निहार है और इसके बाद रश्मि है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देखा। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि बाजार का जादू व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर किस प्रकार पड़ता है। बाजार का जादू व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर किस प्रकार पड़ता है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि बाजार का जादू आंख की राह काम करता है, वह भी रूप का जादू है और रूप का जादू सब पर चलता है। इसके उदाहरण दिया गया है कि यह जादू चुंबक और लोह के समान काम करता है, पर जिस प्रकार चुंबक लोहे को ही खींचता है, अन्य धातु पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार यह जादू भी उसी पर प्रभाव डालता है जिसकी जेब भरी हो और मन खाली हो। अगर मन खाली है, भले ही जेब भरी न हो, तो भी जादू का प्रभाव पड़ जाता है और बाजार में फैली नाना चीजों का आमंत्रण उस तक पहुंच ही जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देखा, जिसमें पूछा गया था कि बाजार का जादू व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर किस प्रकार पड़ता है। तो इस प्रकार पड़ता है जो हम लोग शुरू में देखिए लिखा था कि बाजार का जादू आंख की राह काम करता है। तो ये आपका सही उत्तर था। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि शिरीष के फूल के बारे में वनस्पति शास्त्री की क्या टिप्पणी थी। शिरीष के फूल के बारे में वनस्पति शास्त्री की क्या टिप्पणी थी, उसने क्या कहा था। तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा कि जब चारों ओर लू गरज रही होती है, धरती आसमान भी जलता रहता है, पर शिरीष लहलहाता रहता है। द्विवेदी जी सोचते हैं पता नहीं यह महाशय कहां से अपना रस खींचते हैं, और उनकी इस शंका का समाधान एक वनस्पति शास्त्री ने किया था और उसने बताया कि यह शिरीष एक विशेष श्रेणी का वृक्ष है जो अपना रस वायुमंडल से भी खींचता है। आगे इसमें दिया गया कि अतः भले ही उसको रस जड़ों के माध्यम से न पहुंचे, फिर भी वह लहलहाता रहता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस उत्तर को देख लिया, जिसमें प्रश्न पूछा गया था कि शिरीष के फूल के बारे में वनस्पति शास्त्री की क्या टिप्पणी थी। तो यही टिप्पणी थी। इसके दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि 5वीं कक्षा में दोबारा पढ़ने आए लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जूझ कहानी के आधार पर लिखिए। ये जो प्रश्न पूछा गया आपको कि 5वीं कक्षा में दोबारा पढ़ने आए लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, जूझ जो आपका कहानी है उसके आधार पर आप लोगों का उत्तर है लिखना है, जिसमें उत्तर लिखना है कि जो लड़के 4वीं पास करके कक्षा में आए थे, लेखक उनमें से गली के 2 लड़कों के सिवाय और किसी को जानता तक नहीं था, और जिन लड़कों को वह कम अक्ल और हम लोग आगे बढ़े कम अक्ल और अपने से छोटा समझता था, और उन्हीं के साथ अब उसे बैठना पड़ रहा था। फेल हो गया तो बैठना ही पड़ेगा ना पिछले क्लास के छात्रों के साथ। इसका दोस्तों आगे इसमें दिया गया है कि वह अपनी कक्षा में पुराना विद्यार्थी होकर भी अजनबी बनकर रह गया, और पुराने सहपाठी तो उसे सब तरह से जानते समझते थे, मगर नए लड़कों ने तो उसकी धोती, उसका गमछा, उसका थैला आदि सब चीजों का मजाक उड़ाना आरंभ कर दिया, और उसके मन में यह दुख भी था कि इतनी कोशिश करके पढ़ने का अवसर मिला तो उसके आत्मविश्वास में भी कमी आ गई। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देखा, जिसमें आपका पूछा गया था कि 5वीं कक्षा में दोबारा पढ़ने आए लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो जूझ कहानी के आधार पर इस तरह से इसका उत्तर लिखना है। ये जो है उसी क्लास में फेल होकर के रह गया था, तो ये सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इसका दोस्तों आपका 38वां प्रश्न है कि धर्मवीर भारती के बारे में बताइए। ये जो धर्मवीर भारती एक लेखक है, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो इसका उत्तर हम लोग को लिखना है कि धर्मवीर भारती आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटक और सामाजिक विचारक थे, और वे एक समय के प्रख्यात साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के प्रधान संपादक भी थे।
और इनका जन्म 25 दिसंबर 1926 को इलाहाबाद के अत्तरसुया मोहल्ले में एक कायस्थ परिवार में हुआ था और उनके पिता का नाम श्री चिरंजीवी लाल वर्मा और मां का श्रीमती चंदा देवी था। स्कूली शिक्षा डीएवी हाई स्कूल में हुई और उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, और प्रथम श्रेणी में एमए करने के बाद डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में सिद्ध साहित्य पर शोध प्रबंध लिखकर उन्होंने पीएचडी प्राप्त की। इन्होंने पीएचडी प्राप्त किया था। और इसके बाद आगे लिखना है कि डॉक्टर धर्मवीर भारती को 1972 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया और उनका उपन्यास गुनाहों का देवता सदाबहार रचना मानी जाती है और सूर्य का 7वां घोड़ा को कहानी कहने का अनुपम प्रयोग माना जाता है, और जिस पर श्याम बेनेगल ने इसी नाम की फिल्म बनाई और अंधा जुग उनका प्रसिद्ध नाटक है। यानी कि ये जो लेखक है तो इसके जो रचनाएं हैं उस पर जो बाद में सिनेमा भी बना था। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि इब्राहिम अलकाजी, राम गोपाल बजाज, अरविंद गौड़, रतन थियम, एम के रैना, मोहन महर्षि और कई अन्य भारतीय रंगमंच निर्देशकों ने इसका मंचन किया। यानी कि इसकी जो रचनाएं हैं उसको जो है मंच पर भी जो है प्रदर्शित किया गया, वहां पर जो मंचन किया गया था। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आगे आपका दिया गया लघु उत्तरीय प्रश्न, और यहाँ पर आपके लिए कुल मिलाकर के 8 लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में केवल 6 प्रश्नों का ही उत्तर लिखना है, जिसका उत्तर आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से जानेंगे। और दोस्तों प्रत्येक लघु उत्तरीय जो प्रश्न है आपका 3-3 नंबर का होगा, यानी कि सभी 6 लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करने पर आप लोगों को पूरा का पूरा 18 नंबर मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर आपका जो प्रश्न पूछा गया है 39वां प्रश्न, वह है कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता समाज की किस मनोवृत्ति की ओर संकेत करती है। यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता समाज की किस मनोवृत्ति की ओर संकेत करती है, तो दोस्तों इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है बहुत ही अच्छे ढंग से, वह लिखना है कि यहाँ कवि ने सीधे शब्दों में एक विलक्षण विषय उठाया है, मीडिया की भूमिका। और आगे लिखना है कि मीडिया समाज का दिशा निर्देशक होता है, वह असत्य को सामने लाकर सत्य की प्रस्तावना का प्रयास करता है, प्रस्थापना का प्रयास करता है, तभी तो उसका प्रजातंत्र की तीसरी आंख माना जाता है, तभी तो उसको प्रजातंत्र की तीसरी आंख माना जाता है। ये जो हम लोग देख रहे हैं जो मीडिया है उसको जो प्रजातंत्र का तीसरी आंख कहा जाता है, चौथा स्तंभ कहा जाता है। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखना है, पर आज का मीडिया मात्र कमाऊ पुत बनना चाहता है और सनसनीखेज न्यूज उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनके लिए एक मसाला न्यूज बन जाती है। और आज के सीरियल जिसमें मूल्यों को रौंदा जा रहा है उनके लिए विज्ञापन बटोरने के एकमात्र साधन है। आगे दिया गया है कि यही स्थिति यहाँ रेखांकित की गई है। और विकलांग का इंटरव्यू सहानुभूति जगाने का प्रयास और उस सहानुभूति को कैश करने की योजना है। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखना है कि दूसरी ओर यह भी एक मुद्दा है, जो दर्शक हैं क्या वे ऐसे दृश्य को देखना पसंद करेंगे, अगर करेंगे तो क्यों, क्या आज टीवी पर रोते दृश्य देखे जाते हैं। मान लो अगर दृश्य बड़ा रोचक हुआ, उसका प्रस्तुतिकरण भी रोचक हुआ और किसी भूले भटके दर्शक ने देख भी लिया, तो क्या उसमें करुणा या संवेदना जगेगी। आज करुणा है ही कहाँ, आगे इसमें लिखना है कि संवेदना है ही कहाँ। आगे लिखना है कि यह कविता इन्हीं स्थितियों को रेखांकित करती दिखाई देती है। तो इस तरह से हम लोग देखें जो अंतिम पॉइंट लिखा, अंतिम लाइन लिखा था कि आज करुणा है ही कहाँ, संवेदना है ही कहाँ, यह कविता इन्हीं स्थितियों को रेखांकित करती है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देखा, जिसमें आपका पूछा गया था कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता समाज की किस मनोवृत्ति की ओर संकेत करती है। तो यही है, मीडिया जो है आजकल जो पैसा कमाने के लिए जो है, टीआरपी के लिए जो है तरह तरह के जो है भर्म भरे, यानी कि कहा जाए तो सस्पेंस भरे न्यूज वगैरह को चलाती है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा, आप लोगों ने जो पाठ्य पुस्तक में पढ़ा है तो उसके अनुसार होगा कि बच्चे की कुछ विशिष्टताएं होती है और पवित्रता, निश्चलता, भोलापन, सहजता, वह भविष्य का दर्पण है जिसमें दमकता हुआ भविष्य झलक रहा है, वह भविष्य की ओर गतिमान है। और तीसरी विशेषता है उन्मुक्तता और बंधनहीनता, और प्रत्येक घर उसका ही है, वह कहीं भी खेल सकता है। इसके बाद आगे दिया गया कि सच्ची कविता में यह सारी विशेषताएं पाई जाती हैं और कविता भी खेलती है, अपने शब्दों से खेलती है।
और जिस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान तथा भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं, और साथ ही कविता भी देश काल की सीमा का बंधन नहीं स्वीकार करती, और सत्य भी है रचनात्मक ऊर्जा के साथ कविता किसी सीमा में नहीं बांधी जा सकती। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने इस उत्तर को देख लिया जिसमें प्रश्न पूछा गया था कि कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। तो यही कारण है जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि पेट की आग का समन ईश्वर राम भक्ति का मेघ ही कर सकता है। तुलसी का यह काव्य सत्य क्या है? क्या इस समय का भी युग सत्य है? तर्क संगत उत्तर दीजिए। यहाँ जो प्रश्न पूछा गया था कि पेट की आग का समन ईश्वर राम भक्ति का मेघ ही कर सकता है, तुलसी का यह काव्य सत्य क्या इस समय का भी युग सत्य है? तर्क संगत उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर जो हम लोगों को लिखना है कि भारतीय संतों ने संसार की प्रत्येक समस्या का हल भक्ति में ही देखा है, तभी एक मंत्र दिया गया है, सब तजी और राम भज। यह राम भक्ति न उस युग के में कारगर हो सकी और न आज यह पेट की आग बुझा सकती है। आगे इसमें दिया गया है कि यह भक्ति का प्रभाव अमोघ होता है, होता तो सोमनाथ क्यों बर्बाद हुआ होता, राम जन्मभूमि कृष्ण जन्मभूमि क्यों बर्बाद हुई होती। तुलसी ने ही यह कहा, देव देव आलसी पुकारा, सकल पदारथ है जग माही, कर्महीन कछु पावत नाही। वह यह भी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस जिन्ह सो तस फल चाखा। भक्ति का महत्व है और उसकी शक्ति अमोघ है ऐसा माना जाता है। पर आगे इसमें दिया गया है कि पर भूखमरी की स्थिति में दाम चाहिए, फिर वह चाहे कमा कर लाया गया हो या दान में प्राप्त हुआ हो। आगे इसमें लिखना है कि आज की स्थिति तो और भी भयंकर है। यह बात सत्य है, आज भिक्षा मांगना भी एक व्यवसाय बन गया है और भिखारी लखपति भी बन गए हैं। फोन पे और गूगल पे से लोग जो है भीख मांग रहे हैं वर्तमान समय में। आगे दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि पर यह किसी राम भक्ति मेघ का प्रताप नहीं है, प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक हल चलाता है तब कुछ पाता है। कृषक न हल चलाए न खाद दे न बीज बोए तो क्या उसकी फसल लहलहा उठेगी। हमारे पुरुषार्थ चतुष्ट में भी यही स्थिति है। भक्ति मन को शुद्ध करती है और सद मार्ग पर ले जाती है, न्याय संगत अर्थोपार्जन की प्रेरणा देती है, पर रोटी नहीं दे सकती। उसके लिए कठोर कार्य करना होगा। और यह बात दूसरी है कि हम भगवान के प्रति भक्ति भाव रखकर कार्य करते हैं। आज भी यही सत्य है और पहले भी यही सत्य था। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देख लिया जिसमें प्रश्न पूछा गया था कि पेट की आग का समन ईश्वर राम भक्ति का मेघ ही कर सकता है, तुलसी का यह काव्य सत्य क्या इस समय का भी युग सत्य है। तर्क संगत उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर हम लोगों ने इस ढंग से लिखा। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या असर पड़ता है। यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है कि बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हम लोग को लिखना है कि बाजार का जादू आंख की सह पर काम करता है, यह भी रूप का ही जादू है। आगे इसमें लिखना है जादू चढ़ने का प्रभाव। यहाँ जो लिखा हुआ था जादू चढ़ने और उतरने, तो सबसे पहले चढ़ने का प्रभाव देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया जादू चढ़ने का प्रभाव, बोल्ड करके लिखना है, अंडरलाइन भी कर सकते हैं, ब्लैक पेन से इसको लिखना है। और आगे लिखना है कि जिस प्रकार चुंबक लोहे को खींचता है उसी प्रकार बाजार भी जादुई प्रभाव से ग्राहक को खींचता है और उस जादू के प्रभाव में ग्राहक सम्मोहित हो जाता है और उसे यह भी ध्यान नहीं रहता कि क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है, और वह आवश्यक सामान भी खरीद लेता है। वह जो अनावश्यक सामान भी खरीद लेता है जिसकी जरूरत नहीं होती है। दोस्तों इसको आगे लिखना है कि जिससे उसका फिजूल खर्चा बढ़ जाता है और उस जादू के प्रभाव से उसकी निर्णय शक्ति कुंठित हो जाती है और यह जादू उस स्थिति में भी चल जाता है जब उसका मन भरा और जेब खाली हो। फलतः उसको सारा ही सामान उसकी जरूरत वाला ही मालूम होने लगता है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देख लिया जिसमें पूछा गया था कि बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। तो ये सारा असर पड़ता है। इसका दोस्तों आपका जो अगला है वह जादू उतरने का प्रभाव। हमने चढ़ने का प्रभाव ऊपर में देखा, अब उतरने का देखिए क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें दिया गया कि जब बाजार का जादू उतर जाता है तो वह विवेक की छाया में चला जाता है
और केवल वही सामान खरीदता है जिसकी पहली महती आवश्यकता होती है और उस पर बाजार की चकाचौंध प्रभाव नहीं डालती है, और वह यह भी जान जाता है कि आवश्यकता से अधिक और अत्यधिक फैली चीज उसके आराम का साधन नहीं बन सकती, उल्टे उसकी जीवन शैली में व्यवधान ही पहुंचाती है। पर उसको यह महसूस हो जाता है कि यह जादू थोड़ा स्वाभिमान को अवश्य प्रदान कर सकता है, पर इसके अभिमान कि गिल्टी को भी खुराक मिल जाती है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को देखा, जिसमें आपका पूछा गया था कि बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये आप लोग देख लिए, जादू चढ़ने का प्रभाव, इसका जादू उतरने का प्रभाव। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि महामारी फैलने के बाद गाँव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था। यहाँ जो पूछा गया है कि महामारी फैलने के बाद गाँव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था। तो दोस्तों इसका उत्तर हम लोगों को लिखना है कि महामारी में गांव को शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से तोड़ दिया था, और उस समय की रातें बड़ी भयावह होती थी। सूर्योदय होने पर लोग घरों से कांपते कांपते कराहते बाहर आ जाते और पड़ोसियों और स्वजनों को ढांढस बंधाते, कई प्रकार से उन्हें सांत्वना देते। पर ज्यों ही सूर्यास्त की बेला आती सब लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते और चूं भी नहीं करते। आगे दिया गया है कि उनकी बोलने की शक्ति भी लगभग समाप्त हो जाती और समीप ही दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की भी हिम्मत माताओं की नहीं होती थी। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने इस मार्मिक प्रश्न के उत्तर को देखा, जिसमें पूछा गया था कि महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था। तो यही हम लोगों ने यहाँ पर उत्तर में देखा। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि अंबेडकर का बचपन का संकल्प क्या था और क्यों यह संकल्प उनको लेना पड़ा था। यहाँ जो प्रश्न पूछा गया कि अंबेडकर का बचपन का संकल्प क्या था और क्यों यह संकल्प उसको लेना पड़ा था। तो दोस्तों इसका उत्तर हम लोगों को लिखना है कि उनके जीवन की एक घटना है। अध्ययन काल में उनसे उनके एक अध्यापक ने पूछा था, तुम पढ़ लिख कर क्या बनोगे। उनका उत्तर था, मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा। आगे दिया गया कि अछूतों के लिए नया कानून बनाऊंगा और छुआछूत को समाप्त कर दूंगा। यह संकल्प स्वाभाविक था और उस काल में अछूतों की दशा बड़ी शोचनीय थी और अत्याचार, शोषण और पशु समान व्यवहार यह थी और उनकी नियति। अंबेडकर ने भी यह सब देखा था और शायद भोगा भी था। इसीलिए उन्होंने क्या किया था कि बचपन में संकल्प लिया था। क्या संकल्प लिया था। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न था कि अंबेडकर का बचपन का संकल्प क्या था और क्यों यह संकल्प लेना पड़ा था। तो यही कारण था, समाज में जो ऊंच नीच छुआछूत का जो भेदभाव था उसको समाप्त करने के लिए उसने जो है वकील बनने का जो है संकल्प लिया था। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि यशोधर बाबू के साथ दफ्तर में क्या घटना हुई थी। यशोधर बाबू के साथ दफ्तर में क्या घटना घटी थी। तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा कि यशोधर बाबू के साथ कल के आए नए लड़के चड्ढा ने बदतमीजी से बात की थी और दरअसल यशोधर बाबू अपनी घड़ी के समय को अक्सर रेडियो या टीवी से मिलाकर दफ्तर पहुंचा करते थे और उनका यह मानना था कि दफ्तर की घड़ी उनकी घड़ी से सुस्त चलती है। और जब शाम को दफ्तर से निकलते वक्त किशन दा के सिद्धांत के अनुसार उन्होंने उस लड़के से मजाक किया तो उसने बदतमीजी कर दी। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देखा। इसमें पूछा गया था कि यशोधर बाबू के साथ दफ्तर में क्या घटना घटी थी। तो यही घटी थी। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का सौंदर्य बोध समाज पोषित था, अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न पूछा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता का सौंदर्य बोध समाज पोषित था, अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इसे हम लोग कैसे स्पष्ट करेंगे। तो इसका जो उत्तर लिखना है कि सिंधु सभ्यता के लोगों में कला या सुरुचि का महत्व अधिक था और यहाँ प्राप्त नगर नियोजन, धातु व पत्थर की मूर्तियां, मृद भांड, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति, आगे इसमें दिया गया है वह पशु पंछियों की छवियां
सुनिर्मित मुहरें, खिलौने, आभूषण तथा सुघड़ अक्षरों का लिपि रूप आदि सब कुछ इसे तकनीक सिद्ध से अधिक कला सिद्ध जाहिर करता है। और यहाँ से कोई हथियार नहीं मिला। आगे लिखा हुआ है कि इस बात को लेकर विद्वानों का मानना है कि यहाँ अनुशासन जरूर था परंतु सैन्य सभ्यता का नहीं, और यहाँ पर धर्म तंत्र या राजतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाली वस्तुएं, महल, उपासना स्थल आदि नहीं मिलती। और यहाँ आम आदमी के काम आने वाली चीजों को सलीके से बनाया गया है और इन सारी चीजों से उसका सौंदर्य बोध उभरता है। और इसी आधार पर कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता का सौंदर्य बोध समाज पोषित था। तो इस तरह से हम लोगों ने इस लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर को भी देख लिया। इसका दोस्तों अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय सभी प्रश्नों के उत्तर को देखने के बाद आता है आपका नंबर दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का। और यहाँ पर आपके लिए कुल मिलाकर के कहा जाए तो छह जो है 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में केवल 4 प्रश्नों का ही उत्तर लिखना है, जिसमें यहाँ पर शुरू में आपका 3 प्रश्न दिया गया है। और आपका प्रत्येक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है 5-5 नंबर का होगा, यानी कि सभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हल करने पर आप लोगों को जो है 20 नंबर मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर आपका जो पहला जो प्रश्न का निर्देश दिया गया दीर्घ उत्तरीय के लिए कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और इसमें जो आपका सबसे पहले दिया गया कि हमारा झारखंड पर एक निबंध लिखिए। और इसमें संकेत बिंदु दिया गया परिचय, इतिहास, सीमा निवासी एवं साधन, उपसंहार। तो ये जो आपका पॉइंट है कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 पॉइंट में जो है आप लोगों को इसका उत्तर लिखना है, निबंध को लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो दोस्तों इसमें सबसे पहले जो देना है उत्तर में हमारा राज्य झारखंड शीर्षक, और इसको देना है परिचय। और इसमें लिखना है कि सुरमई पहाड़ियों और वनों से आच्छादित हमारा राज्य झारखंड प्रकृति का क्रीड़ा स्थल है। एक बार जो यहाँ आ गया फिर यहीं का होकर रह जाना चाहता है। और यहाँ की स्वर्णिम भूमि सस्य श्यामला, रत्न गर्भा और वन संपदा से परिपूर्ण है। और इसकी प्राकृतिक छटा अनूठी है, हर और प्रकृति अपनी अनोखी छटा बिखेरती रहती है। तो इस तरह से हम लोगों ने परिचय देखा। इसका दोस्तों आगे हम लोगों को लिखना है इतिहास। और इसमें लिखना है कि अबुल फजल ने आईने अकबरी में इस प्रदेश को झारखंड नाम से संबोधित किया और आज नवोदित राज्य का नाम झारखंड हो गया। आगे इसमें दिया गया है कि इसका इतिहास भी अत्यंत प्राचीन है। ईसा से लाखों वर्ष पूर्व के पत्थर के हथियार, बर्तन, उपकरण आदि मिले हैं। और पहले बिहार और उड़ीसा संयुक्त राज्य के रूप में थे, यानी कि पहले जो बिहार, उड़ीसा और झारखंड तीनों एक ही था। और हम लोग आगे बढ़ें तो ये जो बिहार और उड़ीसा है ये 1936 ईस्वी में दोनों अलग हुए थे। और आगे हम लोग देखें तो बिहार के साथ इस भूप्रदेश का अपेक्षित विकास नहीं हो रहा था। अतः अलग राज्य के लिए झारखंड में बहुत दिनों तक आंदोलन चला और अंततः नवंबर 2000 ईस्वी को जो है बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर भारतीय मानचित्र पर एक नए राज्य के रूप में झारखंड प्रदेश का उदय हुआ। झारखंड राज्य का उदय कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। समझ गए ना? इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आगे जो लिखना है सीमा, यानी कि झारखंड की सीमाएं किधर किधर मिलती है, किन किन राज्यों से मिलती है, इसका जो चौहद्दी है वो क्या है। तो इसका उत्तर लिखना है कि इसके उत्तर में बिहार, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में छत्तीसगढ़ और दक्षिण में उड़ीसा है। यही झारखंड की चौहद्दी है। इसका दोस्तों आगे लिखना है निवासी, और इसमें लिखना है कि 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार यहाँ की आबादी करीब 2,69,00,000 थी। और आगे है कि झारखंड में 30 के करीब जनजातियां रहती है, जिसमें संथाल, मुंडा और उरांव ये 3 अत्यंत प्रमुख हैं। और झारखंड में चावल और गेहूं फसलें होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ तक देखा। और इसके बाद आगे बढ़े तो लिखना है साधन, और इसमें लिखना है कि देश में खनिज की दृष्टि से झारखंड अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यहाँ कोयला, लोहा प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। और यहाँ उद्योग धंधों का जाल बिछा है। जमशेदपुर, रांची आदि प्रमुख औद्योगिक नगर हैं। तांबा, क्रोमाइट, मैग्नीज और बॉक्साइट यहाँ प्रमुख रूप से उपलब्ध है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आगे लिखना है पर्यटन के बारे में लिखना है, टूरिज्म के बारे में। तो इसमें लिखना है कि पर्यटन को की दृष्टि से झारखंड में अपार संभावनाएं हैं।
हुंड्रू, दसम, जोन्हा, हिरनी आदि जलप्रपात नयन अभिराम है। और इसके अलावा नेत्रहाट का पठार झारखंड का सबसे ऊंचा और खूबसूरत पर्वतीय क्षेत्र है। स्वर्ण रेखा नदी, दामोदर, कोयल, आदिम नदियां इस प्रदेश की शोभा है। और पलामू तथा हजारीबाग का नेशनल पार्क इस प्रदेश का नामी गिरामी अभयारण्य है। झारखंड में बहुत से धर्म स्थान भी हैं और देवघर, बासुकीनाथ, अंजना धाम, चुटिया का मंदिर, रजरप्पा का छिन्नमस्तिका मंदिर, राम रेखा धाम, सिमडेगा आदि प्रमुख धर्म स्थान है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ तक इस निबंध को देख लिया है। और दोस्तों अंत में लिखना है उपसंहार, और इसके बारे में लिखना है कि संसाधनों से भरा पूरा हमारा झारखंड त्वरित विकास की बाट जो रहा है। आशा है वह दिन दूर नहीं जब हमारा राज्य देश के अग्रणी राज्यों में गिना जाएगा। सभी सुखी होंगे, समृद्ध होंगे तथा सर्वत्र शांति, समरसता एवं सुशासन का साम्राज्य होगा। लेकिन हम लोग देखें कि होगा होगा होगा, अभी तक 24 साल हो गया लेकिन हमारे झारखंड का उन्नति नहीं हो पाया। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वैसे लोगों की उन्नति हुई जो लोग यहाँ पर सिर्फ रोजगार करने आए थे, लेकिन यहाँ के कोयला लोहा सब लूट करके अमीर बन गए। और यहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं बस गरीब के गरीब ही रह गए। इसका दोस्तों आपका अगला जो प्रश्न है 48वां प्रश्न, वो पूछा गया कि किसी आपराधिक घटना की अपनी सनसनीखेज पड़ताल से कुछ समाचार चैनल जांच में बाधा डालते हैं और न्यायालयों में मामला पहुंचने से पहले आरोपी को अपराधी ठहरा देते हैं। इस प्रवृत्ति पर अपने विचार किसी समाचार पत्र के संपादक को लिखिए। यानी कि कोई भी मैटर है तो वो तो प्रकाश में आया, प्रकाश में आने के बाद कोर्ट में उसका फैसला आने से पहले ही जो न्यूज चैनल वाले हैं, टीवी है या फिर आपका समाचार पत्र है या फिर सोशल मीडिया है, तो उसमें उस अपराधी को जो दोषी ठहरा दिया जाता है। तो इसको लेकर के समाचार पत्र के संपादक को एक लेटर लिखना है अपने विचार को लेकर के। तो कैसे लिखेंगे? तो दोस्तों इसका जो उत्तर लिखना है सेवा में प्रधान संपादक, और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो लिखना है नवभारत टाइम्स या फिर हिंदुस्तान, प्रभात खबर, दैनिक जागरण, कुछ भी दे सकते हैं। और आगे लिखना है कि फिरोज गांधी मार्केट, जमशेदपुर। इसमें आप लोग जो है बोकारो, धनबाद, हजारीबाग कुछ भी लिख सकते हैं। और आगे लिखना है महोदय, आपके समाचार पत्र नवभारत टाइम्स के माध्यम से मैं अपने विचार कुछ ऐसे समाचार चैनलों के प्रति प्रकट करना चाहता हूं जो किसी आपराधिक घटना में चल रही जांच में मात्र अपनी टीआरपी बढ़ाने के उद्देश्य से बाधक बन जाते हैं। आगे इसमें दिया गया कि आशा है कि आप मेरे पत्र को अपने समाचार पत्र में स्थान देंगे। इसका दोस्तों आगे लिखना है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लोकतंत्र का चौथा मजबूत स्तंभ है और इसने रिश्वत, भ्रष्टाचार, बलात्कार व हत्या के अनेक मामलों को उजागर कर सेवा की है। और दुख तब होता है जब इसका दखल आपराधिक घटना में पकड़े गए व्यक्ति पर सनसनीखेज खबर बनाकर मामला न्यायालय में पहुंचाने से पहले ही उसे अपराधी घोषित करके समाज के सामने पेश कर दिया जाता है। और हो सकता है जो व्यक्ति इस अपराध में पकड़ा गया है वह निर्दोष हो और उसे झूठे केस में फंसाया गया हो, या फिर हो सकता है कानूनी जांच के बाद उसकी बेगुनाही सामने आ जाए। आगे दिया गया कि पर पहले ही उसे खबरों का मसाला बनाकर उसे और उसके परिवार वालों को अपराध बोध कराकर उसकी छवि अपराधी के रूप में कायम कर दी जाती है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो इसमें लिखना है कि मामले की तहकीकात के बाद सच सामने आने पर भले ही वह स्पष्ट छूट जाए, पर अपने दामन पर लग चुके दाग को खत्म करने में उसकी सारी जिंदगी लग जाती है। और कई बार तो तानों का बोझ उसे आत्महत्या करने पर भी मजबूर कर देता है, या शर्म से उनका मस्तक इतना झुक जाता है कि वह फिर से उठाकर समाज में जीने के काबिल नहीं रहता। इसका दोस्तों आगे लिखेंगे कि इसीलिए आपसे निवेदन है कि न्यूज चैनल आपराधिक मामलों की पूर्ण स्पष्टता से पहले किसी को भी अपराधी ठहराकर उसे अपराधी होने का एहसास न दिलाए और चंद पैसों के लालच में वह खबरों पर मामला मसाला लगाकर प्रस्तुत न करें, क्योंकि इससे एक व्यक्ति नहीं पूरा घर तबाह हो जाता है। धन्यवाद सहित इसके बाद आगे हम लोग लिखेंगे अपना जो है भवदीय, अपना नाम लिखना है, अपना एड्रेस लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से नीचे जाने के बाद यहाँ पर डेट लिख देना है। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है कि समाचार लेखन से आप क्या समझते हैं, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। अभिव्यक्ति और माध्यम से प्रश्न पूछा गया है, तो इसका उत्तर हम लोग कैसे लिखेंगे। इसका जो उत्तर होगा कि जिस लेखन कला के अंतर्गत समाचारों को लिखने की क्रिया की जाती है उसे समाचार
घटनाओं और विषय वस्तु से संबंधित बातों को लिखा जाता है जो कि समाचार के रूप में होता है, और समाचारों को पढ़कर पाठक वस्तु स्थिति से अवगत होते हैं और समाचार को सुनकर और पढ़कर उसके संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। तो इसको क्या कहते हैं? समाचार लेखन कहते हैं। इसका दोस्तों आगे हम लोग बढ़ें तो आगे जो है समाचार लेखन की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में लिखना है, और इसमें लिखना है समाचार लेखन की विभिन्न विशेषताएं होती है जो निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला पॉइंट है कि घटनाओं से संबंधित विषय वस्तु को समाचार में लिखा जाता है। दूसरा में कि भाषा सरल रखा जाता है जिससे कि पाठक को समाचार पढ़कर उसकी सभी बातों की सही जानकारी प्राप्त हो सके। तीसरा पॉइंट है पैराग्राफ को आकर्षक ढंग से लिखना चाहिए। जब एक बात पूरी होकर समाप्त हो जाए तो पैराग्राफ बदलकर दूसरी बात को लिखा जाता है। इसका दोस्तों आगे दिया गया कि जहां तक प्रयत्न यह करना चाहिए कि सच्चाई के साथ घटनाओं को समाचार में दर्ज करना चाहिए। अगला पॉइंट है कि समाचार लिखते समय वैसी भाषा का प्रयोग किया जाता है जो समझने में आसान होती है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो छठा पॉइंट है कि समाचार लेखन का काम करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि घटनाओं से संबंधित विषय वस्तु को आवश्यकता पड़ने पर प्रमाणित किया जा सके। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देख लिया जिसमें पूछा गया था कि समाचार लेखन से आप क्या समझते हैं, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो यहां तक हम लोगों ने इसका अर्थ को समझ लिया, इससे क्या समझते हैं उसको, और यहां पर हम लोगों ने विशेषता को भी देख लिया, कुल मिलाकर के 6 पॉइंट में। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आगे आपका दिया गया है अगला प्रश्न, जिसमें निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक का काव्य सौंदर्य लिखिए। यानी कि यहाँ पर आपके लिए 2 कविता दी गई है या फिर दी जाएगी, जिसमें एक का आप लोगों का काव्य सौंदर्य लिखना है। तो यहाँ पर आपके लिए जो कविता दिया गया है जिसमें हम लोग देखें लिखा हुआ है कि अटालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन, क्षुद्र प्रफुल्ल जलजे सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। तो ये आपके लिए कविता थी। अब इसको जो है हम लोगों को जो काव्य सौंदर्य लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि कवि के अनुसार धनियों के आवास शोषण के केंद्र है। कवि के अनुसार जो धनवान लोग होते हैं, धनी लोग होते हैं, तो उसका जो आवास है शोषण का केंद्र है, और यहाँ सदा शोषण के नए नए तरीके ढूंढे जाते हैं। लेकिन शोषण की चरम सीमा के बाद होने वाली क्रांति शोषण का अंत कर देती है, और साथ ही शोषित वर्ग के बच्चे भी संघर्षशील तथा जुझारू होते हैं और वे रोग तथा शोक में भी प्रसन्नचित्त रहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने आज इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 12 यानी कि इंटरमीडिएट के छात्रों के बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए आपका जो हिंदी कोर विषय से VVS सब्जेक्टिव प्रश्न थे तो उसके उत्तर को हम लोगों ने देख लिया है। और दोस्तों इसके बाद आपका और भी VVS सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा, और साथ ही साथ अभिव्यक्ति और माध्यम के प्रश्न को भी अपलोड करूंगा, उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।